Welcome back to the BCS Codex. This is episode 3 What, How and Why of Neural Networks. And ये episode मैंने इसलिए बनाया because like I know I am back in tech. First episode was on tech, third on tech. वापस से technology आ गया. So before that, well, I'm your host Saud Hashmi. I'm an educator, engineer and entrepreneur. Vivala E3. And my vision for this podcast is to understand as much as we can about our species, the human race. तो मैंने ये एपिसोड जो दिमाग में रखते हुए बनाया. द थिंग इज़ न्यूरल नेटवर्क्स. अब आप में से कई लोग को नहीं पता होगा व्हाट न्यूरल नेटवर्क्स आर. एआई तो पता ही होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हर जगह एआई है, हर जगह. दिस नॉट अ सिंगल प्लेस यू कैन नॉट इमेजिन वेयर एआई इजंट. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ह्यूमन ब्रेन को, जो हमारे दिमाग है, उसको मिमिक करने की कोशिश करता है. और ये मशीन्स के थ्रू ही होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू. इसका एक पार्ट होता है मशीन लर्निंग. एंड आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो सामने कंप्यूटर, जो मशीन है, एल्गोरिदम है, वो चीज़ें सीख रहा है. एंड मैं इसी पे बात करूँगा कि इसके पीछे एक फंडामेंटल, एक तरीके से इंजन कह लो आप. दिस इज एन इंजन विच वी कॉल एज अ न्यूरल नेटवर्क. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एंड एक और मसला जो मुझे फील हुआ वॉज दैट मोस्ट पीपल, इवन AI एंड ML इंजीनियर्स, उनको भी नहीं पता है 100% how a certain neural network works, what are the functions and the processes going behind that. Hardly 10 में से 3 लोग को पता होता है. मतलब it's a small percentage. And these 30%, या in fact let's go even less, 10 to 20% people, they are the ones who are actually doing the good work in AI, जिनको अंदर principles पता है ना. बाकी सबको बस ऊपर से एक चीज़ पता है कि ऐसा हो रहा है, but in detail they cannot even explain what it is. So I'll start off the journey with where neural networks began, and चलते चलते लास्ट तक हम जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हम यूज़ क्यों करें न्यूरल नेटवर्क्स को. एंड माई प्राइमरी फोकस ऑन दिस पॉडकास्ट वुड बी फ्रॉम अ टेक्निकल साइड. तो अगर आप एक इंजीनियर नहीं भी हैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट विथ व्हाट इज़ अ न्यूरल नेटवर्क. तो विकीपीडिया की डेफिनेशन से अगर मैं बोलूँ, branch of machine learning models built using principles of neuronal organization discovered by connectionism in the biological neural networks. काफ़ी लंबी definition है, but just to tell you, so there's a basic concept in biology कि कई सालों से ये चला आ रहा है कि हमारा जो brain है, it's the world's best computer as far as we know. दुनिया का एक वाहिद ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे बेहतरीन है. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूरल नेटवर्क्स का. न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में सेल्स होते हैं स्पेसिफिक, जो एक दूसरे से कनेक्शंस बना के एक ऐसा पूरा नेटवर्क बना देते हैं. और उस नेटवर्क के थ्रू थिंकिंग होती है. यू लर्न थिंग्स, यू आर एबल टू परफॉर्म सर्टेन टास्क. द ब्रेन इज बेसिकली कमांडिंग, ऑर्केस्ट्रेटिंग एवरीथिंग जस्ट विद न्यूरल नेटवर्क्स. तो ये कॉन्सेप्ट AI में कब आया, अब ये बाद में आया, इस पर आते हैं. बिफोर दैट, न्यूरल नेटवर्क्स का टेक की दुनिया में क्या काम है? सो एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल अबाउट AI. AI इज रन बाय न्यूरल नेटवर्क्स. एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क? आई विल एक्सप्लोर इन द कमिंग सेगमेंट्स. व्हाई इज इट रेलेवेंट टू AI? न्यूरल नेटवर्क्स का ये भी मैं आपको बताऊंगा. हमारी जो जर्नी शुरू होती है, ये कंप्यूटर साइंस से नहीं होती, ये सीधा बायोलॉजी, न्यूरो साइंस से शुरू होती है. तो न्यूरॉन्स नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन में. एंड इसका डायग्राम आपने आई गेस बायोलॉजी की बुक्स में देखा होगा. ऐसा लंबा सा सेल होता है जिसका एक हेड होता है विच वी कॉल द एक्सॉन, जिसके अंदर उसका जेनेटिक कोडिंग होता है, इनकोडिंग होता है, विच इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. एंड इसके सर्टेन सेगमेंट्स होते हैं जिसको अल्टीमेटली लास्ट में ऐसी ब्रांचेस होने लग जाती हैं, विच वी कॉल डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स आप ऐसा समझिए कि एकदम एंड नोड्स होते हैं जहाँ से कनेक्शंस हो पा रहे हैं. जैसे हमारे हाथ हैं, एक तरीके से हमारे हैंड्स को आप डेंड्राइट्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि व्हेन यू शेक योर हैंड विद समवन एल्स, आप एक तरीके से उनसे कनेक्शन बना रहे हो एंड एक सिग्नल पास ऑन कर रहे हो. इन आवर हैंड शेक केस वो सिग्नल क्या होगा? ग्रीटिंग हो गई कि चलो मिलके आपसे अच्छा लगा. एंड यू हैव दिस कॉमन अग्रीमेंट कि आप दोनों मिल रहे हो. इसके अलावा उनके डेंड्राइट्स के एंड्स पे एंड नर्व सेल्स जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो सकता है थ्रू डेंड्राइट्स.
And when it connects and how it connects, these events are called synapses. Synapse is the singular word. Synapses becomes the plural. Synapses क्या होते हैं? ये गैप्स रहते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में, डेंड्राइट्स के बीच में, जहाँ से एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होता है, गैप रहता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे एक सिग्नल सेंड किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है. ऑब्वियसली इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. और इस चीज़ को करा जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स. सो नाम में ही है, न्यूरो मतलब जो हमारे नसों से रिलेटेड है, एंड ट्रांसमीटर यानी कि जो पैगाम पहुँचाता है, ट्रांसमिट करता है, कुछ भेजता है. तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का काम होता है सिग्नल्स को एक्चुअली बताना दूसरे न्यूरॉन को, पहले न्यूरॉन से क्या सिग्नल आ रहा है, कितना आ रहा है, उसकी क्या पावर है, और वो क्या बताना चाह रहा है. ये सब साइनाप्सिस में पूरा मौजूद रहता है. एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स का काम होता है, वो एजेंट्स होते हैं बेसिकली इन सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए. सो अगर हम एक न्यूरल नेटवर्क की थियोरेटिकल बेस की बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है कॉन्सेप्ट की, सो 1873 में अलेक्जेंडर बेन एंड 1890 में विलियम जेम्स, ये दो न्यूरो साइंटिस्ट थे. 1873 में बेन ने एंड 1890 में जेम्स ने, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली 17 years apart they gave the concept of what a neural network would become. और इन्होंने दोनों ने कहा था कि जो इंसान के ब्रेन की जो थॉट्स हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, एंड जो ब्रेन एक्टिविटी एंड इवन जो बॉडी एक्टिविटी है, इट रिजल्टेड फ्रॉम इंटरेक्शंस अमंग न्यूरॉन्स विद इन द ब्रेन. तो ये थ्योराइज किया गया था आज से 150 साल पहले. एंड 1943 आते आते हैं मैककलक एंड पिट्स, ये दो और मैथमेटिशियंस थे, दे क्रिएटेड अ कॉम्प्यूटेशनल मॉडल फॉर न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड एल्गोरिदम्स. तो अब इन्होंने बायोलॉजी से ट्रांजिशन शुरू करते करते दे केम टू व्हाट, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. एंड खैर तब तक तो कंप्यूटर साइंस इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, मैथमेटिक्स तो शुरू से चला आ रहा है सिंस मैनकाइंड हैज़ स्टेप्ड फुट ऑन अर्थ. सो इन्होंने इस मॉडल को थ्रेशहोल्ड लॉजिक कहा गया था. थ्रेशहोल्ड क्या होता है? थ्रेशहोल्ड एक वैल्यू रहती है जिसके ऊपर या नीचे के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो. इट्स लाइक थ्रेशहोल्ड आप इमेजिन कर सकते हो कि लिमिट की तरह होता है. इसके ऊपर गए तो क्या होगा, इसके नीचे गए तो क्या होगा. तो ये जो अर्ली मॉडल्स थे ना, दे पेव्ड द वे फॉर न्यूरल नेटवर्क रिसर्च. एंड आगे चलते चलते इसके दो डिस्टिंक्ट अप्रोचेस बनी. पहली अप्रोच ये कहती थी कि जो न्यूरल नेटवर्क आपके ब्रेन प्रोसेसेस में काम आता है, और दूसरा जो था उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि बाद में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस जिसकी मैंने बात की थी पहले एपिसोड में, वहीं पे इसका फिर एक्सटेंसिव यूजेज होना शुरू हो गया था. नाउ वी कम टू न्यूरल नेटवर्क्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो न्यूरल नेटवर्क्स अगर मैं जनरली बोलूँ ना, सो अगर एक बायोलॉजिस्ट को बैठा दो साथ में और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को, दोनों अग्री नहीं कर पाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट सेम होगा बट दोनों अग्री नहीं कर पाएंगे कि दोनों का कि बोथ आर द सेम थिंग्स. सो हम न्यूरल नेटवर्क्स ना कह के एआई में जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और ANNs. सो 1958 में देयर वाज दिस फेमस साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट नो आपने नाम सुना है कि नहीं, फ्रैंक रोजनब्लैट. फ्रैंक रोजनब्लैट इन्वेंटेड द परसेप्ट्रॉन, जो कि पहला इम्प्लीमेंटेड न्यूरल नेटवर्क था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. इनफैक्ट इसको फंड भी किया गया था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च. वन थिंग यू शुड नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू द टेक वर्ल्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ थिंग्स, US में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए ना, जैसे इंटरनेट की भी मैं बात करूँ, इंटरनेट स्टार्टेड ऑफ as ARPANET, which was the US Army's sort of a what do you call it, research project कह लो आप, secret research project. So आपको ये बड़े बड़े inventions ना हमेशा दिखेगा कि the US Army is behind all of that. Just a thing you should notice. So Rosenblatt invented the first perceptron, and what a perceptron is, perceptron का नाम जो आ रहा है इसमें एक वर्ड छुपा है. एक तो न्यूरॉन है लास्ट में, perceptron, so neuron is the suffix. एंड परसेप्ट जो वर्ड है ये परसेप्शन से आ रहा है. परसेप्शन का मतलब होता है जैसे हमारे जो बॉडी है, हम लोग परसीव कैसे कर पाते हैं चीज़ों को, आंखों के थ्रू. हाउ आर वी लुकिंग एट द वर्ल्ड, लुकिंग एट व्हाट्स अराउंड अस.
even not even our eyes, our ears are as well perceptors, या perception यहाँ से हो पा रहा है. In fact, even our body, the skin itself is a kind of a perceptron. तो ये इससे आया. एंड एक परसेप्ट्रॉन के कुछ फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं. न्यूरॉन जो वर्ड है, जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क है, इन एआई इट वाज एज इफ ये फंडामेंटल जो नोड्स हैं, नोड मतलब होता है एक स्ट्रक्चर होता है ग्राफ करके. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स जो आपने टीवी पे देखे हैं या कॉमर्स में देखे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट, आप ऐसे समझिए जैसे आपका सोशल नेटवर्क है, आपके दोस्त वगैरह हैं, उनके कुछ दोस्त आपके दोस्त हैं, एंड ऐसा पूरा नेटवर्क बन रहा है. दोज यू कैन इमेजिन द ग्राफ एज समथिंग लाइक दैट. सो फंडामेंटल नोड्स जो होते हैं ना, ये न्यूरॉन्स, दे टेक इन सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स. सो इन द ह्यूमन ब्रेन it takes a signal which is nothing but a neurotransmitter. But in the case of machines, अब machines तो understand सिर्फ numbers ही कर सकती है ना, zeros and ones. Even the numbers themselves are zeros and ones together. So they take in real numbers, and ये neurons arrange रहते हैं layers में. इनको hidden layers भी कहते हैं, जो मैं बताऊंगा बाद में. And हर node, हर neuron जो है वो दूसरे neuron से, लेट्स से फर्स्ट लेयर का एक न्यूरॉन कहीं बीच में है और सेकंड लेयर का न्यूरॉन कहीं बीच में, वो दोनों कनेक्टेड कैसे होते हैं? हमें कनेक्शन भी बनाना है. दैट्स द पॉइंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. दे नीड टू बी कनेक्टेड टुगेदर, राइट? सो दीज कनेक्शंस आर कॉल्ड वेट्स. वेट्स मतलब बेसिकली वेट्स का काम होता है टू कनेक्ट न्यूरॉन्स एंड टू डिटर्मिन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. तो द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इन न्यूरल नेटवर्क्स आर बीइंग डन बाय वेट्स. यही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दैट पीपल कांट अंडरस्टैंड. सो ऑल्सो दिस दिस थिंग कॉल्ड अ डीप न्यूरल नेटवर्क, एंड इट्स नथिंग बट अ न्यूरल नेटवर्क विथ 2 हिडन लेयर्स. अब ये होता क्या है? सो आप एक न्यूरल नेटवर्क को इमेजिन कर सकते हो, ऐसी लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं. द फर्स्ट लेयर इज व्हाट वी कॉल द इनपुट लेयर, बिकॉज वहीं से इनपुट आ रहा है, सिग्नल्स कम इन, राइट? योर डेटा, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ डेटा, इट कुड बी इमेज, वीडियो, ऑडियो, text, anything, or even numbers. Ultimately it's all in numbers. And इस input layer के बाद simultaneously multiple layers लगती हैं. लास्ट में एक output layer होती है जहाँ पे आपको आपका output मिलता है. It could be a number, it is a number actually. And ये output से आप फिर determine करते हो कि यार जो हमने इससे बोला है करने का, उसने क्या किया. So अब ये चीज़ है कि हम इनको यूज़ क्यों करते हैं. वाई आर वी फंडामेंटली यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स टू डू आवर स्टफ. बायोलॉजिकल एंड न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च से हमें सालों से यही पता चला है कि हमारे जितने माइंड में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जो भी हम प्लस माइनस सब कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज डन विथ न्यूरल नेटवर्क्स. एंड द पावर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इट्स ह्यूमंगस. कि आप मल्टीपल लेयर्स में न्यूरॉन्स को अरेंज कर दो, तो इट्स लाइक इफ़ यू हैव, आप यूट्यूब पे जाइए एंड यू जस्ट सर्च अप न्यूरल नेटवर्क बल्ब्स करके या न्यूरल नेटवर्क ग्लो. सो यू विल सी दीज एनिमेशंस जिसमें आपको दिखेगा एक पूरा न्यूरल नेटवर्क है और वो ऐसे बल्ब की तरह कुछ न्यूरॉन्स ग्लो हो रहे हैं, कुछ डिम हो रहे हैं. इट एंड इफ यू आस्क एनीवन व्हाट डू यू थिंक इट लुक्स लाइक, एंड इफ दैट गाय नोज कि हाँ ब्रेन ऐसे ऑपरेट करता है, एग्जैक्टली इट्स लाइक द ब्रेन. It seems like it's thinking. एक नोट थोड़ा डिम हुआ, एक बड़ा हुआ, तो इट्स लाइक वो सोच रहा है उस चीज़ को. सो दैट इज़ वाई न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड अल्टीमेटली मैं आपसे पूछूं कि एंड गोल क्या होता है, व्हाट्स द एंड गोल ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. सो द एंड गोल इज दिस बेसिक 2 concepts. One is what we call training, which I'll come to later, and the second is optimization. सो कंप्यूटर साइंस, इवन मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसका मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ को या तो मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, गिवन दैट यू हैव सर्टेन रूल्स बाउंडेड बाय इट. ये आप सबने क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर था, अगर आपने मैथ लिया, LP में पढ़ा होगा, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन. तो वही है कि आपके पास कुछ सर्टेन रिसोर्सेज हैं, कुछ चीज़ें हैं, लिमिट में हैं, और आपको बाउंड कर दिया गया कि इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं. वो चीज़ें यूज़ करके आपको कुछ चीज़ को मिनिमाइज करना है. फॉर एग्जांपल, आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, आपके पास बहुत ही लिमिटेड पेट्रोल है, आप लिमिटेड स्पीड पे चला सकते हो गाड़ी, तो हमको ऑप्टिमाइज ये करना है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम टाइम दैट वी वुड रीच
our destination. So it is what optimization is. Now our major segment of our podcast, which this is where the fun begins. So mathematics की बात करें, which is something a lot of people can't, they can't strive over it. वो suffer करते हैं actually इस case में. So just before I explain the math, कुछ terminologies और techniques पता होनी चाहिए आपको. Mathematics of neural networks. सबसे पहला is functions. Functions are basic mappings in mathematics जो हम पढ़ते आए हैं. And neural network में there are primarily two types of functions. पहला होता है what we call the transfer or the threshold functions, जो मैंने आपको बताया था. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जो कनेक्शन बना है वो मैपिंग ही है एक तरीके से, राइट. एंड दूसरा जो है वो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं. या भी होते क्या, आई विल टेल यू. सो द थिंग इज, इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन, आपके पास चलो नंबर्स फ्लो इन हो रहे हैं, बट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन आपको उन नंबर्स को किसी तरह उन पे एक ऑपरेटर ऐसा लगाना है ताकि आप डिसीजन ले पाओ. और डिसीजंस किए जाते हैं बेसिक ट्रू और फॉल्स वाले सिनेरियोज से, सही, ग्रेटर देन से, लेस देन से. मतलब आप ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल आपको सब्जी लानी है, आपके पास एक गिवन बजट है, आपको उस बजट को ऐसे एलोकेट करना है कि वो पूरा यूज़अप हो जाए और आप सब्जियां भी ले आओ. और आपकी मम्मी ने बोला कि इससे ज़्यादा 2 किलो से ज़्यादा फॉर एग्जांपल टमाटर चाहिए या 2 किलो चाहिए, आप ऐसा बोलो. या फिर वो बोलेंगे कि डोंट स्पेंड मोर देन 100 रुपीज़ ऑन सर्टन डेयरी आइटम. तो इन सब को रखते रखते आप डिसीजंस जो दिमाग में चल रहे हैं अल्टीमेटली वो एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू होते हैं. एक्टिवेशन फंक्शन का काम होता है सेट ऑफ नंबर्स को मैप करना इन अ रेंज 0 से 1 के बीच में या फिर -1 से 1 के बीच में. तो ये अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जो अल्टीमेटली आपकी डिसीजन प्रोसेसेस को फाइनलाइज कर देते हैं. एंड वहीं से आपका आउटपुट लेयर में जो आपके आउटपुट्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं. An important property of neural networks that a lot of people do not focus on is what I call linear transformation. Linear transformation mathematics का ही पार्ट है. इनफैक्ट इसको linear combination कहेंगे. Transformation तो second step है. Linear combination में क्या होता है? Imagine you have many terms of x with certain coefficients x1, x2, x3 and a1, a2, a3. इन सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन प्लस करके जो हमें अल्टीमेटली मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ लीनियर कॉम्बिनेशन. एंड ये लीनियर अलजेब्रा का बेसिक टेनेट है. सो यहाँ पे द एंटायर न्यूरल नेटवर्क अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखेंगे ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द आउटपुट लेयर, ऑल ऑफ दैट इज नथिंग बट अ लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्टीमेटली अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि आप आउटवर्ड्स इनवर्ड्स ऐसे पैटर्न में आप फंक्शंस कॉल कर रहे हो. और यू कुड ऑल्सो कॉल दैट इनवर्ड आउटवर्ड. तीसरी चीज़ है ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बोला था. ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज द आइडिया ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द नेटवर्क्स पैरामीटर्स टू मिनिमाइज द डिफरेंस और द एम्पेरिकल रिस्क बिटवीन द प्रिडिक्टेड आउटपुट एंड द एक्चुअल टारगेट वैल्यूज इन अ डेटा सेट. तो आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, मशीन लर्निंग जो मैंने आपको वर्ड बोला था, इसमें एक सेक्शन होता है, एक फील्ड होती है जिसको कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. सुपरवाइज्ड एमएल में आपके पास एक डेटा सेट होता है जिसमें ट्रेंड लेबल्स होते हैं. लेबल्स मतलब जो किसी चीज़ को बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है. लेबल कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी फॉर एग्जांपल अगर एक डेटा सेट है लेट्स से मूवीज़ का, है ना, एंड उसमें मूवीज़ के आप बेसिकली एक ऐसा मॉडल बनाना चाह रहे हो जो मूवीज़ की रिव्यूज़ पढ़ के उनको एक सर्टेन रेटिंग दे आउट ऑफ 10. तो अगर आप एक डेटा सेट से काम स्टार्ट करते हो ना, ट्रेन करने का एक न्यूरल नेटवर्क को, सो डेटा सेट में लेबल्स होते हैं. एंड ये लेबल्स का काम होता है बताना कि जो डेटा आइटम है उसकी क्या वैल्यू है. और उन लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस के बीच में जो न्यूरल नेटवर्क जो थॉट प्रोसेस यूज़ करेगा, वहाँ से हमारा काम रहेगा कि हम हमारे जो नेटवर्क के पैरामीटर्स जैसे वेट्स हैं या जो हमारे लर्निंग रेट, अलग अलग चीज़ें हैं, हम इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम इनको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सच दैट जो हमारा डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू जो दी है डेटा सेट में और जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है. अब जैसे डेटा सेट में इंटरस्टेलर मूवी का लेट्स से 10 रेटिंग है और शुरू हमारा और डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही 10 रेटिंग आया कि रिव्यूज़ जो आए हैं. अब लेट्स से हमने एक न्यूरल नेटवर्क को बोला कि भाई इसको अंडरस्टैंड करो और ऐसी ही
सिमिलर मूवी आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक पैसेंजर, एक मूवी है, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्क्रिप्शन होंगे कि स्पेस साईफाई मूवी है, और लेट्स से एक्चुअल रेटिंग उस मूवी की 9 है बट हमारे न्यूरल नेटवर्क उसको 6 दे रहा है, तो हम उसको बता सकते हैं कि जो डिफरेंस 3 आ रहा है काफ़ी बड़ा है, अभी आपको वापस से उसको ठीक करना है. सो यही ट्रेनिंग रहता है, दैट यू रिड्यूस दैट difference or what we call the empirical risk between your actual value in the data set and your predicted value. ऐसी तो थिंकिंग होती है ना कि आपसे कुछ पूछा गया, आपने कोई आंसर दिया, बट देन सामने वाला वो कहता है कि यू आर क्लोज टू द आंसर, वेरी क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली देयर. आप फिर से ट्राई करते जाते हो जब तक यू इवेंचुअली यू गेट क्लोज इनफ टू द आंसर और यू एक्चुअली टेल द आंसर. एंड व्हेन यू टेल द आंसर, वो जो एम्पिरिकल रिस्क है ना जीरो हो जाता है, कि अब डिफरेंस जीरो हो गया. चौथी चीज़ है मिनिमाइजिंग लॉस. तो लॉस मैं आपको बता ही चुका हूँ. लॉस फंक्शन का काम होता है ये बताना कि आपकी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज में कितना डिफरेंस आ रहा है. फिफ्थ इज व्हाट आई कॉल ऑप्टिमाइजिंग पैरामीटर्स. तो आपके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, एंड मेनली एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क में वेट्स जो होते हैं, जो कनेक्शंस बनते हैं, वही आपके पैरामीटर्स होते हैं. न्यूरॉन्स आर नथिंग, जो सर्कल में जैसा नोड बना रहता है, न्यूरॉन्स आर नथिंग बट कॉम्प्यूटेशनल फंक्शंस. वो बस कॉम्प्यूटेशन करते हैं. मैं इस पर आगे आऊँगा. और हाइपर पैरामीटर्स एक वर्ड आता है. हाइपर पैरामीटर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप आपके ट्रेनिंग के पहले ही कांस्टेंट कर देते हो. फॉर एग्जांपल एपॉक्स करके एक चीज़ होती है कि आपको आपका न्यूरल नेटवर्क कितनी बार रन करना है, कितनी बार उसको फुल साइकिल को कितनी बार रन करना है. एंड लर्निंग रेट करके एक हाइपर पैरामीटर होता है. लर्निंग रेट आपको ये एक नंबर होता है जो सेट कर देता है कि मुझे कितना जल्दी लर्न करनी चीज़ें, मतलब एक न्यूरल नेटवर्क के फॉर्म में. एंड द लास्ट टॉपिक इन टर्मिनोलॉजी इज बैक प्रोपगेशन. बैक प्रोपगेशन इज द मास्टर मैथमेटिकल फंक्शन इन अ न्यूरल नेटवर्क. विदाउट बैक प्रोपगेशन सोच भी मत लेना कि आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो सकता है. बैक प्रोपगेशन होता क्या है? तो अगर मैं इसके मैथ की बात करूं, ग्रेडियंट जो होता है यानी कि डेरिवेटिव, 11th एंड 12th में बेसिक आपने मैथ पढ़ा है, तो यू मस्ट नो दैट dy by dx चेंज इन अ सर्टेन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं. तो ये ग्रेडियंट निकलता है कॉस्ट फंक्शन का. कॉस्ट फंक्शन का काम होता है आपको ये बताना कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है आपका, फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है जो बिल्ली का, अगर आप उसको इमेज दो तो वो क्लासिफाई करके बता दे कि दिस इज़ अ कैट, मान लीजिए, और या फिर ये बोले कि दिस इज़ अ डॉग. कैट और डॉग वाला आपको एक क्लासिफायर बनाना है. तो उसमें आपका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? इस केस में आपका कॉस्ट फंक्शन होगा कि हम जो इनपुट इमेज से जो डेटा आ रहा है और जो आउटपुट इमेज में वो आउटपुट में जो क्लासिफाई हो रहा है कि 0 मान लीजिए कैट, 1 मान लीजिए डॉग. 0 आ रहा है तो कैट होगा, 1 होगा तो डॉग होगा. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो इमेज इनपुट से आ रही है, लेट्स से इट्स अ कैट, यू नीड टू मेक श्योर दैट अल्टीमेटली वट एवर कॉम्पिटिशन इज बीइंग डन, द फाइनल रिजल्ट इज एज क्लोज टू 0 एज इट कैन बी. एंड डॉग के केस में एज क्लोज टू 1 एज इट कैन बी, विच कैन बी डन थ्रू बैक प्रोपगेशन. आपके वेट्स को ऐसे स्पेसिफिकली अरेंज कर दिया जाता है, एंड ये भी लॉस रहता है पूरा. यू अंडरस्टैंड दैट बाय लॉस यू नीड टू मिनिमाइज लॉस. एंड वाइल यू आर मिनिमाइजिंग लॉस, आपके जो वेट्स हैं, नेटवर्क पैरामीटर्स है, वो ऐसे अपडेट हो जाते हैं खुद ब खुद. येस, इट सीम्स लाइक मैजिक बट इट्स ऑल मैथमेटिक्स. सो वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द वेट्स आपका जो कॉस्ट फंक्शन है ना, आप उसको डेरिवेटिव उसका लेके उसको कम करके एंड यू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसे रीअरेंज हो जाएंगे. दैट्स व्हाट बैक प्रोपगेशन इज, एंड ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. नाउ I want to take you on a journey from an atomist perspective. Atomism के perspective से कि सबसे छोटे एलिमेंट से बढ़ते हम बड़े एलिमेंट पे जाएं. So in a neural network, the most fundamental unit is a neuron. And neuron में what is a neuron exactly? So I just told you it's a computational function, but to put it more precisely, a neuron is just a basic implementation of the von Neumann model. Von Neumann was yet another mathematician and a computer scientist. उन्होंने एक मॉडल दिया था जो आप हर जगह, आपकी ज़िंदगी की हर जगह देख सकते हो. IPO,
Input, processing and output. Anything you do, you watch a Netflix show, you play cricket, हर जगह IPO फॉलो हो रहा है. आपका ब्रेन इज अ कंप्यूटर रन्स ऑन द वॉन न्यूमैन मॉडल विच इज नथिंग बट IPO, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. आप एक इनपुट लेते हो और उसका दिमाग में प्रोसेस चलता है कि अब मुझे क्या डिसीजन लेना है, और फिर एक आउटपुट आता है. इट्स लाइक विराट कोहलीज बैटिंग. उसने देखा कि ऑफ में आ रही है, दैट्स द इनपुट. बॉल का ट्रैजेक्टरी, बॉल की स्पीड, फील्डिंग की क्या लगी हुई, वो सब इनपुट्स हैं उसके. फिर उसका दिमाग प्रोसेस करता है, ओके मेरे पास ये जगह खाली है, मेरा बैट अभी तक खुल गया है, मेरा फॉर्म खुल गया कि मैं शॉट मार सकता हूँ, और बॉल स्विंगर भी नहीं आ रही. सो ही डिसाइड्स कि आई विल हिट अ प्योर कवर ड्राइव एंड ही हिट्स दैट. सो दैट्स द आउटपुट ऑफ द ब्रेन. आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ योर मसल्स की विराट कोहली ने चौका मारा, अपना हाथ, रिस्ट यूज़ किया, लेग यूज़ किया, बॉडी यूज़ की पूरी, एंड ही हिट अ 4. ये पूरा IPO आपको हर जगह मिलेगा. न्यूरॉन इज नथिंग बट बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट. न्यूरॉन कुछ नहीं करता है. न्यूरॉन परफॉर्म्स मैपिंग्स और व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मेशंस. एक नंबर को दूसरे नंबर में ट्रांसफॉर्म कर देता है. एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यू कैन इमेजिन अ न्यूरॉन लाइक अ बल्ब. या तो एक डिम बल्ब होगा, बिल्कुल कम उसमें से लाइट आ रही है, या फिर एक बहुत ही स्ट्रांगली लिट बल्ब होगा जो आपको बता सकता है कि कितना एक्टिवेट आपका न्यूरॉन हो रहा है. मतलब एक तरीके से आप बता सकते हो कि उसका न्यूरॉन का जो रोल है लर्निंग प्रोसेस में, जब वो चीज़ सीख रहा है, जैसे लेट्स से द न्यूरल नेटवर्क इज लर्निंग टू क्लासिफाई कैट्स एंड डॉग्स, कि आप उसको कोई भी इमेज दे दो, इट इज़ एबल टू sort of understand what makes a dog, what makes a cat. Cat के कुछ certain features होते हैं, dog के कुछ features होते हैं. तो वो learning process में neurons they lit up dim or lit up bright. आप ऐसा imagine कर सकते हो. When you arrange multiple neurons in a single layer, it's what we call a hidden layer or just a layer of neurons, a neural layer. And a hidden layer is nothing, it's a लेयर ऑफ न्यूरॉन्स एक्सेप्ट द इनपुट और द आउटपुट लेयर. यानी कि अगर मैं एक 3 लेयर की न्यूरल नेटवर्क की बात करूं तो उसमें एक ही हिडन लेयर है, बीच वाली. इनपुट और आउटपुट को हम काउंट नहीं करते. हिडन लेयर्स की जो खूबसूरती है, दीज आर कंप्यूटेशनल वर्क हॉर्सेज ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स. डीप लर्निंग इज नथिंग बट एज आई टोल्ड यू एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें 2 से ज़्यादा हिडन लेयर्स हों, या एटलीस्ट मिनिमम 2 हों. यानी कि मिनिमम आप कह सकते हो कि 4 लेयर्स होंगी पूरे में, एक इनपुट, 2 हिडन एंड एक आउटपुट. सो इनका दीज आर कॉम्पिटिशनल वर्क हॉर्सेज फ्रॉम अ फंडामेंटल परस्पेक्टिव. एंड ये न्यूरल नेटवर्क्स की मदद करते हैं टू अप्रॉक्सीमेट सर्टेन फंक्शंस, पैटर्न्स कैप्चर कर पाएँ. एज आई टोल्ड यू बिल्ली एंड कुत्ते वाला. सो डॉग्स के क्या फीचर्स होते हैं, कैट्स के क्या फीलाइन फीचर्स, विस्कर्स होती हैं, आँखें अलग होती हैं. ये सब जो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम हो रहा है, ये एक सिंगल न्यूरॉन नहीं कर सकता. यू नीड अ होल ग्रुप, अ होल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स टू अंडरस्टैंड दैट. इस चीज़ को हम मशीन लर्निंग में फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जिससे आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो पैटर्न्स को कैप्चर कर पा रहा है फ्रॉम इनपुट डेटा. एंड इट रियली इज अंडरस्टैंडिंग इन अ वे कि वॉट सेपरेट्स अ कैट फ्रॉम अ डॉग इन आर एग्जाम्पल. एंड अल्टीमेटली आप खूब सारी हिडन लेयर्स लगाते हो, आपको एक पूरा न्यूरल नेटवर्क तो मिल रहा है. But eventually what you get is a whole architecture. Architectures are one of the most complex things in AI. मैं खुद सफ़र करता हूँ इस चीज़ में. आर्किटेक्चर्स को डिज़ाइन करना इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले, इट इज़ इन चाइल्ड्स प्ले. बहुत दिमाग लगता है इसमें. दैट्स वाई मैथमेटिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डज इट हैपन इनसाइड अ न्यूरल नेटवर्क, क्या हो रहा है एग्जैक्टली. एंड आपने लेयर्स लगा दी, अब आपको एक पूरा न्यूरल नेटवर्क मिल गया. तो इसका इंस्पिरेशन हमें सीधा दिमाग से मिल रहा है कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, इनफैक्ट आई थिंक और ज़्यादा होंगे, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके दिमाग में वो कनेक्शंस बनाए हुए हैं. इफ़ नॉट बिलियंस देन ट्रिलियंस, काफ़ी सारे हैं. एंड इन सीक्वेंसेस को साथ में आप ऐसे समझिए कि अल्टीमेटली व्हाट दे डूइंग इज मैपिंग एन इनपुट टू एन आउटपुट. दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट अ न्यूरल नेटवर्क. इसमें 2 प्रोसेसेस और होती हैं. मतलब अगर एक पूरी पिक्चर से देखें तो लेफ़्ट टू राइट अगर मैं बोलूँ, इनपुट से आउटपुट तक फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रहा है. बट आपको ट्रेनिंग करनी है सबसे पहले. न्यूरल नेटवर्क इतना स्मार्ट नहीं होता शुरू मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ न्यू बॉर्न चाइल्ड टू स्किप अ रोप फॉर एग्जाम्पल.
समझ रहे हो? या अगर आप लेट्स से 4 साल का बच्चा भी ले लो जिसने कभी स्किपिंग नहीं की है, स्किपिंग मतलब वो जो अपन रस्सी से वो करते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ 4-year-old चाइल्ड टू डू दैट, बट अगर वो उसको करना शुरू करे, चीज़ें समझे कैसे होती है, लर्निंग इट्स व्हाट वी कॉल, एंड ट्रेनिंग इज़ द फर्स्ट पार्ट, लर्निंग इज़ द सेकेंड पार्ट. तो आप ट्रेन करते हो, लर्न करते हो साथ साथ, एंड अल्टीमेटली विथ गुड इनफ प्रैक्टिस, गुड इनफ ट्रेनिंग, आप स्किप करना सीख जाते हो. Similar is with our neural networks. They start with ground zero. They know nothing. Zero. Forward propagation में computations random होती हैं. Ultimately आपको एक आंसर मिलता है. फिर आप क्या देखते हो? फिर आप देखते हो कि वो जो हमारा एक्चुअल हमें जो वैल्यू चाहिए और जो आपने प्रिडिक्ट की है ये सब computations करके, उनमें कितना फ़र्क आ रहा है. अगर फ़र्क काफ़ी बड़ा है, गो अगेन, स्टार्ट अगेन. बट ये स्टार्ट अगेन फिर ऐसे नहीं होता है. बैक प्रोपगेशन के थ्रू जो आपका फाइनल लेयर से इनपुट लेयर तक, पहले हिडन लेयर तक, ये जो वेट्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, इन वेट्स का काम एज आई टोल्ड यू इज टू कैरी आउट कॉम्पिटिशन्स. तो लॉस बढ़ा आ रहा है, अब क्या करें? अब आप ऐसा करो, बैक प्रोपगेशन यूज करके डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट्स निकालो बिटवीन लेयर्स. व्हाई डू यू डू दैट? टू अरेंज योर वेट्स. वेट्स को रीअरेंज करो. आप ये नहीं कह रहे हो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में एक वेट है तो मैं इस कनेक्शन को कहीं और जोड़ दूँ, वो तो जुड़ा होगा. आपको कनेक्शंस नहीं तोड़ने, आपको बस कनेक्शंस के बीच में जो सिग्नल्स की जो पावर है उसको वेरी करना है. एंड इसी चीज़ में आपको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दिख रहा होगा कि मान लो ऊपर के न्यूरॉन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल था बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, इनको कम कर दो और बीच वाले न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर दो, शायद इसके बाद कुछ बदले. इसी ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन, अल्टीमेटली आपके वेट्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं जो ऑप्टिमाइज्ड वे है. एंड ये सवाल भी उठता है कितनी बार करना है ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, हाउ मेनी टाइम्स. सो देयर इज अ हाइपर पैरामीटर जो मैंने आपको बोला था जिसको कहते हैं एपॉक्स. एपॉक्स मतलब समय, बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम, एपॉक. तो आप डिफाइन कर सकते हो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे 1000, 2000, 5000. बड़े मॉडल्स के लिए तो और एपॉक्स लगते हैं, 10,000, 20,000. तो यू कैन जस्ट गिव अ नंबर एंड दिस नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स योर न्यूरल नेटवर्क गेट्स ट्रेन्ड. सो इफ आई से द एपॉक्स इज 1000, व्हाट इट मीन्स इज कि 1000 बार फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रहा है और 1000 बार बैकवर्ड प्रोपगेशन हो रहा है. अल्टीमेटली अगर मैं सिर्फ इन दोनों प्रोपगेशंस की बात करूँ तो 2000 प्रोपगेशंस इन टोटल हो रहे हैं. तो आपके ट्रेनिंग एपॉक्स पे डिपेंड करता है. एंड आप सोचो ना, इट्स लाइक आप कार चलाना सीख रहे हो, शुरू के जो, और आपने बोला मैं 1000 घंटे रोज में, या 1000 घंटे छोड़िए आप, लेट्स से मैंने बोला 1 महीना, 30 days. यू से कि आई वांट टू ट्रेन माई सेल्फ टू ड्राइव अ कार इन 30 days. Day 1 तो बहुत वाहियात रहेगा, आप पहले समझ ही नहीं पा रहे हो, कार आगे बढ़ी पीछे बढ़ी. वीक 1 एंटर होते होते थोड़ा आइडिया मिल गया है आगे पीछे कैसे होगी. देन वीक 2 एंटर होते होते आप गलियों में अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि ओके यहाँ से रास्ता है, नैरो है बट मैं निकाल लूँगा. अंटिल वीक 4 जब आप फुली ऑलमोस्ट, इफ़ यू ट्रेन डेली, सेम प्रोसेस, फॉरवर्ड बैकवर्ड. फॉरवर्ड मतलब आप यू कैरी आउट द प्रोसेसेस, या तो गाड़ी ठोकेगी या गाड़ी नहीं चलेगी, तो उससे आपको एक लॉस का वो पता लग जाएगा कि यार आज मैंने इतना मीटर्स चलाया या इतना किलोमीटर्स चलाया, मैंने गाड़ी ठोकी कि नहीं ठोकी, मैंने फ्यूल कितना यूज़ किया. ये सारे जितने आउटपुट्स आ रहे हैं, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगले दिन, अगले एपॉक में क्या चीज़ ध्यान में रखनी है. एंड आप धीरे धीरे मिनिमाइज करते जाते हो. अब इन प्रॉब्लम्स जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ होती हैं, तो अब मैं आई वांट टू कम टू द टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. ये भी बात करना ज़रूरी है. एज आई टोल्ड यू द एपिसोड इज़ व्हाट, हाउ एंड वाई ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. सो ये जानना ज़रूरी है. First up is what are deep neural networks, which are the fundamental neural network structure in AI, in basic AI. Because the thing is, you cannot do enough things in one hidden layer or 2 hidden layers. It's just very less. It is for simple tasks, if you understand. मुझे अगर basic mathematical operations perform करने तो उसमें मैं 2 या 3 hidden layers use कर सकता हूँ. But when you're talking about looking at images, understanding whether it's a cat or a dog, yeah, let's even take a bigger example. You take in a text input and you want to give a text output which we see in chat GPT, LLMs में जो हमें दिखता है कि आप उससे एक सवाल पूछते हो,
उसका काम होता है उस सवाल का जो इंग्लिश ग्रामर है उसको समझना, कॉन्टेक्स्ट समझना कि क्या पूछ रहा है, एंड उसी के हिसाब से आंसर देना जैसा उसने बोला है. All of this complex computation cannot be done in a few hidden layers. These are thousands, well, thousands तो नहीं, but hundreds of layers that do the job together. Cluster computing की तरह काम करता है. एक लेयर दूसरी लेयर को हेल्प करती है टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रॉब्लम को तोड़ देना. डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो हम सीखते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अनदर कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप चीज़ों को बांट के डिवाइड एंड कॉन्कर समझ लो एक तरीके से, कि आप प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हो एंड उन सब प्रॉब्लम्स के फिर सोल्यूशंस निकालते हो और अल्टीमेटली सब सोल्यूशन को जोड़ देते हो. इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझिए आप कि आपके फैमिली में शादी हो रही है एंड खूब सारा काम है, तो आप सब आप पे दे दिया. आप क्या करोगे? इफ़ यू आर अ स्मार्ट पर्सन, आप काम को डेलीगेट करोगे. आपके दोस्तों को या जो भी हैं, बच्चों को, भाई बहनों को बोलोगे, आप कपड़ों का करो, तुम इसका करो, जो भी अरेंजमेंट है डेकोरेशंस का, तुम खाने का करो, मैं इसका करता, अकाउंटिंग या जो भी पैसे का करना है. तो आप डेलीगेट कर दिए, सब ने अपने सोल्यूशंस क्रिएट कर दिए और लास्ट में सब सोल्यूशंस को जोड़ दो. ये अल्टीमेट सोल्यूशन क्या हुआ? शादी हुई, चलो हो गया सब. सो दिस इज हाउ डीपी वर्क्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग. एक और न्यूरल नेटवर्क जो मैं आपको कैट और डॉग का बोल रहा हूँ, ये न्यूरल नेटवर्क कहलाता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स है, खूब सारे नंबर्स की लिस्ट, ऐसा स्क्वायर टाइप बना हुआ है. उसको उसके फंडामेंटल ग्रुप्स में, नंबर्स को ग्रुप्स में बांट के आप देख रहे हो कि क्या पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं. और CNNs जो होते हैं ये यूजुअली आपको कंप्यूटर विजन में देखेगा, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमें इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, या ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे CNNs यूज़ किए जाते हैं. अगला न्यूरल नेटवर्क है रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, जो आप ऐसा समझो कि अब तक आप समझ रहे हो कि न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स फॉरवर्ड ही हो रहा है, सब कुछ रिपीट कुछ नहीं हो रहा है ना. बैकवर्ड में तो चलो अरेंजमेंट अलग चीज़ है, उसमें न्यूरॉन्स पे कोई असर नहीं पड़ा, बट फॉरवर्ड में आप न्यूरॉन्स के साथ कंपटीशन कर रहे हो. देयर इज अ न्यूरल नेटवर्क जो एक तरीके से आप समझो इट्स लाइक अ फीडबैक वाली चीज़. इधर से एक इनपुट आया और एक आउटपुट क्रिएट हुआ. अब उस आउटपुट से वापस से जो पिछला न्यूरॉन का रिजल्ट है और जो नीचे वाले एक न्यूरॉन का रिजल्ट है, वो मर्ज होके एक तरीके से रेकरेंस क्रिएट कर रहा है, रिकर हो रहा है, वापस से हो रहा है. तो वो RNNs भी यूज़ होता है. एक बहुत ही फेमस न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है जिसको हम GANs कहते हैं, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, जो कि आपकी जितने आपने इमेज, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर्स देखें, डैली या आपका और क्या क्या है, डैली है, एंड ऐसे मल्टीपल जो मॉडल्स हैं जो टेक्स्ट को इमेज में बदल देते हैं, जनरेटिव AI जो वर्ड है. सो इसमें GANs यूज़ किए जाते हैं, विच आर ऑल्सो न्यूरल नेटवर्क्स. एंड कमिंग टू पेनल्टीमेट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, द प्रॉब्लम विथ न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है न्यूरल नेटवर्क्स, बहुत सारा काम कर देती है. हमारे जितना मशीन लर्निंग आपके फ़ोन में जो हो रहा है, AI वाला काम, सब न्यूरल नेटवर्क्स से हो रहा है. देयर इज नथिंग इन आवर वर्ल्ड ऑफ AI जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स नहीं यूज़ हो रहे हैं ऑन अ कमर्शियल स्केल. रिसर्च की बात नहीं कर रहा मैं, कमर्शियल स्केल की बात कर रहा हूँ. आप जो फ्लाइट्स बुक कर रहे हो, जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके जो कुछ करवा रहे हो AI के थ्रू, इमेजेस बनवा रहे हो AI से, सॉन्ग्स बनवा रहे हो, वॉइस जनरेशन, all of that is using neural network of some kind. And this is the beauty of a neural network. It is universal, it is easy to understand, but there are problems in it as well. A big problem which I find is कि अगर हम intelligent systems की बात नहीं भी करें, अगर हम कह रहे हैं चलो हमारा कुछ काम हो रहा है, one big problem with NN's neural networks is that computational cost. आपको बेसिक चीज़ पता होगी कि जितना बड़ा डिवाइस पावर लेगा उतनी आपकी बिजली खर्च होगी. फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव या आपका ब्लेंडर हो गया, इतने छोटे छोटे डिवाइसेस कितनी बिजली खा जाते हैं. एंड सिर्फ इतनी बात कर रहे हो आप, AI मॉडल्स जो होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, इनको ट्रेन करने के लिए आप एक नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो अगर आपका न्यूरल नेटवर्क छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं है. बट जो LLMs आप देख पा रहे हो आजकल, ChatGPT के फॉर्म में, लामा के फॉर्म में, ये जो बड़े बड़े LLMs हैं, द थिंग इज दैट दीज LLMs हैव बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स. As I told you, to understand a text input,
इट्स कॉन्टेक्स्ट, उसमें क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, ये सब समझ के और फिर आंसर करना। इमेजिन दैट। और हर आंसर अलग होता है, क्योंकि जो LLMs का बेसिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो स्पेसेस यूज़ करता है, प्रोबेबिलिस्टिक स्पेसेस यूज़ करता है, तभी उसके आंसर्स कभी सेम नहीं आते हैं। ऑलवेज आप देखना सिमिलर होंगे बट एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, बिकॉज इट यूजेस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, प्रोबेबिलिटी यूज़ करता है। तो ये जो कॉम्पिटिशनल कॉस्ट है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, इनको ट्रेन करने में यू कैन नॉट यूज़ अ बेसिक लैपटॉप, यू कैन नॉट, you need if not hundreds then thousands of GPUs to train your neural network model। एंड इसका रीज़न पूरा खेल कंपटीशन का है। आप इमेजिन करो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, एंड आप उसमें खूब सारे बिलियंस ऑफ वेट्स हैं। इन सब के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है वो अगले वाले में जा रहा है, वो कहीं और से कनेक्ट हो रहा है। तो देर आर ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़, एंड इन सब पॉसिबिलिटीज़, इन सब कॉम्पिटिशन्स को करने के लिए अ कंप्यूटर कैन नॉट डू दैट, इट हैज़ अ लिमिट। तो आप क्या करते हो, आप खूब सारे स्पेशल कंप्यूटर्स को या चिप्स को, जिनको हम GPUs कहते हैं, अब तो TPUs भी आ गए, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, विच आर डिजाइंड विच आर डिजाइंड एब्सोल्युटली फॉर ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि दिस इज़ व्हाट हैपन्स, कॉम्पिटिशनल कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। इट इज़ वन ऑफ द रीजन्स दैट हमें हो सकता है आने वाले इस साल में AI विंटर वापस शुरू हो जाए। AI विंटर का मतलब, एक बार ऐसा हुआ था पहले जब खूब अच्छा काम हुआ था AI में, बट हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे थे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज, इतना डेटा नहीं था, इतना कंप्यूटिंग पावर नहीं था कि हम उनको रन कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ। अब ऐसा वापस से लग रहा है कि आप कितने भी GPUs लगा दो ना, प्रॉब्लम बहुत आ रही है, क्योंकि उसमें पैसा बहुत जाता है, बिजली बहुत खा रहा है। द एंटायर थिंग इज यूजिंग ऑफ एनर्जी। वी हैव लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी इवन विथ ऑल आर न्यूक्लियर प्लांट्स, आर जियोथर्मल प्लांट्स, ऑल ऑफ दैट। इवन विथ दैट, सोलर पैनल्स भी ले लो, हमारे पास लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है। एंड नॉट ओनली दैट, बट जब जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के वक्त खूब सारी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हो रही है, उसके अल्टीमेट जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो एनवायरमेंटल भी रहते हैं, पोल्यूशन के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है बाय द वे। सो कॉम्पिटिशनल कॉस्ट और ये जो कॉम्पिटिशनल लिमिट है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है न्यूरल नेटवर्क्स में। नॉट ओनली दैट, वो तो चलो छोटी सी बात है, बट अगर हमें ट्रूली इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने हैं, एंड व्हेन आई से ट्रूली इंटेलिजेंट, इट इज़ व्हेन आई से दैट आई मीन ऑल अबाउट द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हम जब किसी डिसीजन को लेते, वी आर नॉट मशीन्स कि चलो सिर्फ इनपुट ले लिया, प्रोसेस कर लिया, आउटपुट कर लिया। वी हैव मोर देन दैट। हम हमारी पूरी दुनिया को एक अलग ही मोड से परसीव कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट ओके ये फैन है इधर, देयर इज अ बेड, देयर इज अ स्टूल और अ बुक। हम ये भी साथ साथ सोच रहे हैं इन एंटिटीज़ के बीच की क्या रिलेशनशिप्स हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो एंटिटीज़ हैं वो क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या एक दूसरे से क्या रिलेशंस हैं। इस लेवल की जो थिंकिंग होती है, जो कॉग्निटिव रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, वो न्यूरल नेटवर्क्स में नहीं मिल सकती, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क्स एज आई टोल्ड यू आर नथिंग बट कंप्यूटर्स, कंप्यूटेशनल काम करते हैं। वो जो एक्चुअल थिंकिंग वाला पार्ट है, जो और बड़े लेवल पे जो थिंकिंग होती है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं रहे हो, आप उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग। लाइक इफ आई वर टू आस्क यू, अगर अभी लेट्स से यहाँ छत से कोई नीचे बॉलिंग बॉल आके गिर गई और नीचे लेट्स से पानी होगा, तो क्या होने वाला है? मतलब बहुत बेसिक चीज़ है कि बॉल आई, पानी के अंदर गई एंड स्प्लैश होगा, पानी हर जगह फैल जाएगा। ये जो रीजनिंग है ये हमें AI में अभी नहीं मिली है, एंड ये बहुत बेसिक सी बात है। कॉग्निटिव पार्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी काफ़ी पीछे है। सो द क्वेश्चन अराइजेज, इन रियल वर्ल्ड डायनामिक्स को समझने के लिए क्या न्यूरल नेटवर्क्स इनफ हैं? एंड द आंसर इज नो, दे आर नॉट। Neural networks rely on statistical and probabilistic models. Statistics and probability में कुछ certain loss functions होते हैं, mean होता है, median, आपने सब पढ़ा ही होगा, बेसिक चीज़ें। Probability आपको पता ही है कि एक होने की संभावना, what's the probability, what's the chance of something happening. So ये सब चीज़ें न्यूरल नेटवर्क्स इन्हीं पे रिलाई करती हैं, बट कॉग्निटिव मेथड्स जो एक्चुअली जैसे ब्रेन फंक्शन करता है,
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली कैसे करता है, हमें आज तक आंसर नहीं मिला है पूरा। कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज भी। आप जो सोचते हो ना कि आज मैं सुबह उठा हूँ, तो आप व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन, यू आर ग्रेटफुल ऑफ, यू नो, आप नींद से उठे, यू ग्रेटफुल ऑफ दैट, you also think, why do I exist, who am I, what am I, you're able to feel around you. A neural network or a basic AI cannot do that. आप कितना भी एडवांस AI बना दो, वो नहीं कर पाएगा. I have my own understanding of why that is, which I'll cover in a future podcast for sure. So you need to understand कि neural networks में problem आ रही है. What do I do then? This is where I introduced something that I have been working on for a few months, which is what we call neurosymbolic AI. Neurosymbolic AI is a very limited but a profound and powerful concept in AI, जो typical neural networks वाले models को एक help कर देता है. वो help कैसे करता है? Symbolic AI use करके. Symbolic AI पूरी, it's a field of AI which understands any form of data and वो उसको ऐसे समझता है जैसे वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है या एक एंटिटी है. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड टेक अ बॉल. फॉर एन AI, फॉर एन बेसिक न्यूरल नेटवर्क, अ बॉल इज नथिंग बट वैल्यूज, नंबर्स, एंड उसके कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेबल्स होते हैं कुछ. बट फॉर अ सिम्बॉलिक AI, वो बॉल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, क्यों है वगैरह, एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आप रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो. ये सिम्बॉलिक AI होता है. इस सिम्बॉलिक AI के फंडामेंटल कॉग्निटिव एस्पेक्ट को अगर मैं एक न्यूरल नेटवर्क के कॉम्पिटिशनल एस्पेक्ट को जोड़ दूं, कि मैं सिम्बॉलिक AI की रीजनिंग यूज़ करूं और मैं न्यूरल नेटवर्क्स की कॉम्पिटिशनल यूज़ करूं एंड अरेंज कर दूं उन दोनों को साथ में, दिस इज़ व्हाट यू गेट एज व्हाट वी कॉल अ न्यूरो सिम्बॉलिक AI, जिसमें आप कॉम्पिटिशनली न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे हो, बट टू अंडरस्टैंड रीजनिंग, लॉजिक वाले जितने काम है, लॉजिक इज़ द वर्ड, लॉजिक वाले जितने काम है वो सब आपका सिम्बॉलिक AI समझा लेगा. एंड यू कंबाइन बोथ ऑफ देम, यू गेट न्यूरो सिम्बॉलिक AI. मैं इस पर काफ़ी महीनों से काम कर रहा हूँ. इसमें कई, आई हैव बिन एब्सोल्युटली अस्टाउंडेड बाय सम मॉडल्स दैट आई हैव वर्कड अपॉन. मतलब यू कैन नॉट इवन imagine what I've seen, and it's more powerful than any LLM I've ever seen. Just to give you a glimpse of what it is, एक डेटा सेट है जिसको कहते हैं क्लेवरर, एंड क्लेवरर डेटा सेट में मल्टीपल ऐसे वीडियोस की तरह आप समझो सिमुलेशंस हैं, जिसमें एक क्यूब रखा हुआ है, एक बॉल रखी हुई है, एक कोन रखा हुआ है एक एनवायरनमेंट में, एंड सबका कुछ दिया हुआ है कि रेड कलर का कोन है, ब्लू कलर का बॉल है, इतना बड़ा इतना छोटा. एंड सिमुलेशन में क्या होता है, एक बॉल, एक थर्ड बॉल कहीं से आती है और रुक जाती है एक सेक्शन में, और दूसरे सेक्शन में रुक के ठुकती है शेप से, एंड शेप्स बिखर जाते हैं, दे डिस्पर्स. नाउ द क्वेश्चन आंसर प्रॉम्प्टिंग जो हम इस क्लेवर डेटा सेट के साथ करते हैं व्हेन वी यूज़ आर न्यूरोसिम्बॉलिक AI, हमारा जो प्रॉब्लम ये रहता है, वो प्रॉब्लम ये रहता है कि if that ball hits other objects, what would happen to the ball and what would happen to the other objects. And आप ये नहीं बताते, आप actually पूछते हो, it's like a question answering prompting वाली चीज़. What if the red ball was not there? What if the blue ball was larger? ऐसे questions के through symbolic AI logic predicates use करके, जिसको predicate logic कहते हैं, predicates use करके real world objects जो हैं उनके एंटिटीज़ और जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बीच में एक इस्टेब्लिश करता है ऑर्डर, एंड फिर समझता है कि ओके, इफ़ आई रिमूव दिस व्हाट वुड हैपन. ऑल ऑफ दैट बेस्ड ऑन लॉजिक एल्जेब्रा, एक एल्जेब्रा का एक पार्ट है पूरा, जिसको आई थिंक वी कॉल इट लॉजिक मैथमेटिक्स, बट द बेसिक ब्रांच इज लॉजिक. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, प्रेडिकेट्स जिसमें यूज़ होते हैं. तो ये सब चीज़ें उसको हेल्प करती हैं टू एक्चुअली use its cognitive side of the reasoning, कि actually if I remove this what happens, if else, basic decision processes जो हम रोज़ लेते हैं. It is the closest thing that we have to our brain, neurosymbolic AI. And neuro as I told you is the neural network part, जिसका काम होता है computation को आसान करा देना. Because आप मतलब if you use basic plus minus उसमें इतना इफेक्ट नहीं होगा, but if you use neural networks for bigger
कॉम्पिटिशनल ऑफ थिंग्स जिसमें आपको ट्रेनिंग करवानी है. ट्रेनिंग वाले पार्ट में न्यूरल नेटवर्क्स आर द बेस्ट एट व्हाट दे डू, बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड थिंग्स दे हैव दिस लिमिटेशन जिसमें आप फिर सिम्बॉलिक AI यूज़ कर सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ पॉडकास्ट एपिसोड, everything I had about what, how and why of neural networks. In the coming future, I do see neural networks being redesigned for certain problems. And as आपने सुना ही होगा कि मार्क ज़करबर्ग, the CEO of Meta, उसने Meta AI का एक पूरा डिपार्टमेंट है. He has sort of made a public statement कि उनका जो वो एक ओपन सोर्स AGI बना रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. सो यू कैन इमेजिन अल्ट्रॉन और जार्विस फ्रॉम अवेंजर्स, वैसा ही कुछ, उतना पावरफुल नहीं होगा बट वैसा ही कुछ होगा, जो एक ऐसा AI जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काफ़ी चीज़ें एक साथ कर पाए, मल्टीपल टास्क. तो आपने अब तक यही नोटिस किया होगा कि AI मॉडल्स प्राइमरीली एक सर्टन टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ प्लेन टिकट बुकिंग की, तो जो उसके पीछे जो मॉडल चल रहा है उसका काम यही होता है कि सर्टेन वेरिएबल्स लेके प्रिडिक्ट करना कि उस प्लेन के टिकट का क्या प्राइस बनता है. या फिर मैं अगर एक रियल वर्ल्ड उसकी बात करूं, सो आप ऐसा ML मॉडल इमेजिन करो जिसके पास पूरी अर्थ का मैप डेटा है, सैटेलाइट्स के थ्रू मिलता है पूरा, एंड उसका काम है डिटर्मिन करना कि यहाँ पे पानी कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा या पानी कब आएगा, ऐसी चीज़ें. ऑल दीज डिसीजन, ऑल दीज इंटेलिजेंट प्रोसेसेस वो सब कर लेता है. बट AGI का जो अल्टीमेटली एम है वो ये है कि इट्स एबल टू यूज सम ऑफ इट्स लर्निंग एंड ट्रांसफर इट टू अनदर टास्क. मतलब अगर इट्स लाइक आपने कार चलाना सीख लिया और उसी की लर्निंग को प्लेन चलाने में यूज़ कर लिया. मतलब आप प्रॉब्लम देखो ना, आप कार चलाना सीखते हो, यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, यू गो एंड देन यू रीच 1 कि चलो चलाना सीख लिया. अब आपने प्लेन चलाना सीख रहे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट तो नहीं करते ना. इट्स बेसिक थिंग, इट्स अ बेसिक थिंग. यू हैव इनफ नॉलेज ऑफ अ व्हीकल टू अप्लाई सम ऑफ इट्स लर्निंग टू सम अदर टास्क विच इज़ बाइक. तो आपको ये पता रहेगा कि ओके कि मुझे धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, जस्ट द वे यू डू इट इन अ कार. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैनुअल कार, नॉट एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार. सो दिस इज व्हाट AGI इज ऑल अबाउट, कि आप ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू मल्टीपल टास्क्स में आउट परफॉर्म करो. वो उस पर काम कर रहे हैं. इसमें एज आई टोल्ड यू न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी रीडिज़ाइन होने वाले हैं, पूरा उनका आर्किटेक्चर री इम्प्लीमेंट होगा. हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे मॉडल्स की ज़रूरत है विच आई रियली वाउच फॉर न्यूरो सिम्बॉलिक AI. इट इज़ नॉट कमर्शलाइज्ड एज ऑफ नाउ, इट हैज़ लिमिटेशंस ऑफ इट्स ओन ऑफकोर्स. इसमें अभी रिसर्च इतनी नहीं करी गई है. एंड इसकी एक और बात अच्छी है बाय द वे, उसको बहुत सारी डेटा की भी ज़रूरत नहीं न्यूरो सिम्बॉलिक AI को. न्यूरल नेटवर्क्स की एक और बहुत बड़ा जो लिमिटेशन है वो ये था कि, और है भी, इट नीड्स टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा. अगर एक बहुत ही बड़ा मॉडल बना, LLMs जैसे हैं, इट नीड्स पेटाबाइट्स ऑफ डेटा टू फीड इनटू इट. और वो डेटा का काम इट्स लाइक पानी. उस डेटा का काम पानी जैसा होता है, प्योरीफाई करना, क्लियर करना चीज़ों को. जितना कम पानी दोगे उतना जो अंदर पाइप है वो उतना गंदा रहेगा. जितना ज़्यादा पानी इधर से दोगे और उसमें थोड़ा आपने सोप भी ऐड कर दिया, डिटर्जेंट या वट एवर, तो पूरा सा क्लीन हो जाएगा. इट्स जस्ट टू हेल्प यू विजुअलाइज व्हाट हैपन्स. सो दिस वुड बी episode 3. आई विल कंक्लूड हेयर. If you want more videos like this on technology or certain aspects in STEM, let me know in the comments below. And of course, our podcast is available on Spotify as well. Link in the description. So, see you in the next one. Have a good day.